हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। और ये है चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा जिसमें हमने चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ों को समझा। हमने देखा कि जो हमारे चारों तरफ जीवित जंतु यानी कि लिविंग बींग्स पाए जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं। हमने देखा था कि जो जीवित जीव हैं उनमें श्वसन, पाचन, रिप्रोडक्शन और गमन यानी कि मोशन ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिसके कारण हम उन्हें निर्जीव से अलग कर सकते हैं। अगर किसी जीव में श्वसन, पाचन या अन्य इस प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगी तो हम उसे लिविंग बींग्स यानी कि जीवित जंतु नहीं कह पाएंगे। तो बेसिक्स को समझ लिया है हमने। आज हम इस चैप्टर में कुछ आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है इसको समझते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिए। दो शब्द यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? जैव विविधता यानी कि हमारे चारों तरफ जो जीव पाए जाते हैं उनमें पाई जाने वाली विविधता, यानी कि बहुत सारे प्रकार, जीव जंतुओं के बहुत सारे प्रकार। एक ही प्रकार के जीव जंतु नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल धरती पे मनुष्य जाति है या पौधे हैं। बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के जीव जंतु इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। उसी को कहते हैं जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लाइफ, हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग में जो लाइफ है, जो लिविंग बींग्स है, उनमें पाई जाने वाली जो वैरायटी होती है उसे ही हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखते हैं आगे। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु व कीट पक्षी व अन्य प्राणी देखते हैं। वो कोई भी प्राणी हो सकता है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या वायरस, या फिर कोई बहुत बड़ा मैमल्स यानी कि स्तनधारी हो सकता है, जैसे कि हाथी, हिरन और ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इस डायग्राम या इस सिंबल में आपको जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनकी वैरायटी को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु से लेकर गाय, हाथी एवं शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों सहित विभिन्न परिमाण, आकार व संरचना वाले 1.8 मिलियन वाले सजीव ज्ञात हैं। इस पृथ्वी पर लगभग 1.8 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 1.8 मिलियन प्रकार के जीव जंतु ज्ञात हैं। उनमें सूक्ष्म जीव से लेकर बहुत विशालकाय जीवों तक, पेड़ पौधों से लेकर और जंतुओं तक सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। 1.8 मिलियन वैरायटी। जीवों की इस बड़ी संख्या व विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। हम समझ गए अब जैव विविधता यानी कि जीवन में विविधता, डाइवर्सिटी इन लाइफ। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आगे देखिए, हमको दो शब्द दिखाई देते हैं। एक है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, और दूसरा है वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स। इन दोनों शब्दों में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं तक। इनमें हम कुछ बेसिक अंतर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। ये जो शब्द है टैक्सोनॉमी, इसको दिया था APD कैंडोले ने। और जो वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक शब्द आया है वो आया है सिस्टेमा से। और ये सिस्टेमा, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और ये सिस्टेमा आया कहाँ से? कैरोलस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, एक महान साइंटिस्ट, उनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, और उसी से ये शब्द आया सिस्टेमा। तो यानी कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमा का यूज किया, सिस्टेमा वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और इसी से बना है टर्म सिस्टमैटिक्स। यानी कि इस सिस्टमैटिक्स टर्म को किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। आगे समझते हैं। जो टैक्सोनॉमी है यानी कि जो वर्गीकी है, उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, वर्गीकी क्या क्या अपने अंदर समाये हुए, ये चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पर। तो वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के अंदर हम अध्ययन करते हैं 4 चीज़ों का। वो हैं लक्षण वर्णन यानी कि करेक्टराइजेशन, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले
जब हमें कोई जीव या कोई नई स्पीसीज मिलती है तो हम उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं, उसके लक्षणों का फिर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जीव को जिसको खोजा गया है उसका नामकरण करते हैं और लास्ट में उसके लक्षणों के आधार पर उसे किसी वर्ग, क्लास, फाइलम या किसी स्पीसीज में रख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो ये 4 चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी एक शाखा है जीव विज्ञान की, एक उपशाखा उसे कह सकते हैं, जिसमें हम इन 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन, जो भी जीव मिला उसके लक्षणों को वर्णन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसको नाम देंगे और अंत में उसे किसी वर्ग या क्लास या फाइलम किसी भी एक लक्षणों के आधार पर रख देंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स को। ये क्या होता है, ये बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो वर्गीकी है वो सिस्टमैटिक्स से यानी कि वर्गीकरण पद्धति से एक छोटा शब्द है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम टैक्सोनॉमी को तो कवर करते ही हैं, इसके अंदर टैक्सोनॉमी आती है यानी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तो आता ही है। साथ में इसमें हम एक और चीज़ जोड़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। अब ये फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है जीवों के बीच जैव विकास के संबंध। जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जब हम उनके जैव विकास को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कोई जीव विकसित हुआ है, जैसे अगर हम मनुष्य के विकास को लेते हैं तो मनुष्य विकसित हुआ है एक बंदर की स्पीसीज जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, उनसे मनुष्य क्या हुआ है, विकसित हुआ है। इस बात का मतलब है कि मनुष्य और चिंपांजी और जो अन्य प्रकार के प्राइमेट्स हैं वो कभी ना कभी एक ही प्रकार के पूर्वज से विकसित हुए हैं, इसीलिए एक ही वर्ग में उन्हें रखा गया है। तो हमने यहाँ पर एक से अधिक समानताएं जोड़कर एक वर्ग में रख दिया है जीवों को। यानी कि हमने देखा कि जो प्राइमेट्स हैं, अन्य प्राइमेट्स हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए वो रखे गए हैं स्तनधारी यानी कि मैमेलिया क्लास में। मनुष्य भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए भी उसे मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर हमने यही समानता नहीं देखी, बल्कि हमने और समानताएं भी देखी कि मनुष्य और जो अन्य प्राइमेट्स हैं उनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, इसलिए हमने उन्हें एक ही वर्ग में रखा है। जैसे कि मनुष्य का हाथ और घोड़े के अगले पैर की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 2 समानताएं हमने देख ली कि हड्डियों में भी समानता है और दोनों ही जीव यानी कि घोड़ा और मनुष्य अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पर हमने उनके नामकरण और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के अलावा एक और समानता ऐड कर ली, फाइलोजेनी, यानी कि जीवों के बीच हमने एक और चीज़ को यहाँ पर समझ लिया, जैव विकास के संबंध को, कि किस प्रकार जीव एक ही प्रकार के पूर्वज से विकसित हुए हैं और उस आधार पर उन्हें एक वर्ग या अलग अलग वर्ग में रखा है। तो यहाँ पर वर्गीकी जहाँ एक सीमित चीज़ है, वहीं सिस्टमैटिक्स एक विस्तृत चीज़ है जिसमें हम टैक्सोनॉमी के अलावा फाइलोजेनी यानी कि जीवों के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं यानी कि उनको जो जैव विकासीय संबंध हैं उनके आधार पर भी एक वर्ग या अलग अलग वर्ग में रखते हैं। आई होप आप इन दोनों शब्दों में अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है चैप्टर में हमारे पास नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। अभी हमने देखा कि जो नोमेनक्लेचर होता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी में। आप समझते हैं ये किस प्रकार से होता है। एक ही जाति के जीवों को अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है, यानी कि उनके अनेक स्थानीय नाम होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर मैं आपके सामने एक शब्द बोलूँ आम, तो आप सब लोगों के दिमाग में एक बहुत रसीले फल की इमेज आ जाएगी और बहुत लोगों को उसके खाने की इच्छा भी हो रही होगी। लेकिन अगर आप यही नाम यानी कि आम जाके बोलेंगे चाइना या जापान में, तो शायद ही वहाँ पर कोई इसे समझ पाए। हाँ, जिसको हिंदी आती होगी वो शायद समझ भी जाए, लेकिन मोस्टली पीपल इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। एक ऐसा नाम दिया जाता है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बोलें तो जिस इंसान को साइंटिफिक नेम पता होंगे वो आसानी से पहचान लेगा कि आप किस जीव या किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यह नाम यानी कि जो इंटरनेशनल नेम होता है
या अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है, यह नाम जीव का एक मानक नाम होता है, एक स्टैंडर्ड नेम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व भर में जाना जाता है। लोकल नेम अलग हो सकते हैं, लेकिन उस नाम से, यानी कि जो उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम होगा, उस नाम से उसे पूरे विश्व में जाना जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नाम पद्धति या नामकरण। अगर हम यहाँ आम बोलते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में मैंगो बोलते हैं, तो लेकिन अगर हम बोलते हैं मेंजीफेरा इंडिका, जो कि आम का साइंटिफिक नेम है, तो इस नाम को दुनिया की हर कंट्री में पहचान लिया जाएगा, क्योंकि ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो लोकल लैंग्वेज अलग होती है, और यानी कि लोकल नेम अलग हो गया और साइंटिफिक नेम अलग हो गया। क्यों? ताकि उसे हर जगह आसानी से पहचाना जा सके। जैसे अगर इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, यहाँ बोलते हैं हिंदी में मनुष्य, लेकिन अगर आपने बोल दिया होमोसेपियंस, तो आप चाहे चाइना, जापान या अमेरिका या ब्रिटेन कहीं भी चले जाएं, तो हर कोई पहचान जाएगा कि होमोसेपियंस यानी कि आप मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो ये होता है साइंटिफिक नेम। इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से ये शुरू हुआ, आगे समझते हैं इस चीज़ को। अब अगला टॉपिक आता है इसी क्रम में, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए इसमें क्या होता है। नामकरण की इस पद्धति का प्रतिपादन किया था द ग्रेट साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने। किस प्रकार से देखते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम, जो साइंटिफिक नेम होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है वंश यानी कि जीनस, व दूसरा शब्द जाति यानी स्पीसीज का होता है। तो कैरोलस लीनियस, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है कैरोलस लीनियस, और इन्होंने किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम रखने का एक तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा हम दो शब्द देंगे नाम में, पहला शब्द होगा वंश यानी कि जीनस का, और दूसरा शब्द होगा जाति यानी स्पीसीज का। इस प्रकार ये दो शब्द मिलकर एक नाम बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे साइंटिफिक नेम। और ये जो तरीका है नामकरण का, इस तरीके को हमने कहा द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम। आगे समझते हैं चैप्टर में। इसके बाद आता है जो ये सिस्टम है, यानी कि जो बाइनोमल सिस्टम है या ट्राइनोमल सिस्टम, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो उसके कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी दो शब्द ले लिए और नामकरण हो गया, नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके कुछ नियम हैं। अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है, और इसके लिए उन्होंने दो अलग अलग कोड बनाए हैं। पादपों के लिए बनाया गया जो कोड था, उसे हमने कहा ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसी प्रकार से जंतुओं के लिए जो कोड बनाया गया, उसे नाम दिया गया ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दो अलग अलग कोड हैं जो कि नामकरण करते हैं पादपों का और जंतुओं का, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का। आगे समझते हैं इसी चीज़ को और अच्छे से। तो ये है नामकरण पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिन्हें हम अब पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम किसी नए खोजे गए जीव का साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, जीव का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अब लैटिन भाषा ही क्यों, हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा क्यों नहीं। देखिए जो लैटिन और ग्रीक भाषाएं हैं, इन्हें हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है। देखिए जो इंग्लिश है, जो कि विश्व भर में बहुत प्रचलित एक भाषा है, लेकिन ये भाषा अभी भी विकसित हो रही है, इसमें रोज़ नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। लेकिन जो लैटिन और ग्रीक भाषाएं हैं, इनमें अब कोई नया शब्द नहीं जुड़ता है। ये कंप्लीट भाषाएं, डेड लैंग्वेज हैं। जो शब्द बन गए तो बन गए, अब कोई नया शब्द नहीं जुड़ेगा, यानी कि इस भाषा में अब कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए ताकि साइंटिफिक नेम के मतलब में कोई चेंज ना हो, तो इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग किया जिसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जीव का जो साइंटिफिक नाम होता है उसे लिखा जाता है लैटिन भाषा में। पॉइंट नंबर 2, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का व दूसरा शब्द जाति का होता है। इस चीज़ को अभी हमने समझ लिया था कि दो नामों से मिलकर बना है साइंटिफिक नेम, जिसमें पहला शब्द है वंश यानी कि जीनस और दूसरा शब्द है जाति यानी स्पीसीज। पॉइंट नंबर 3, जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखा जाता है। जो जैविक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता है, उसे हम तिरछे अक्षरों में, अगर हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो हम उसे तिरछे अक्षरों में यानी इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं जैविक नाम को। और यदि अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की राइटिंग ही तिरछी हो,
तब हम उसे क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं जैविक नाम को, यानी कि उसे अंडरलाइन कर देते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं में बच्चे ये गलती करते हैं, जब भी आप कॉपी में साइंटिफिक नेम लिखें तो उसे जरूर अंडरलाइन करें। अगला पॉइंट है, वंश का प्रथम अक्षर, यानी कि जो जीनस शब्द होता है उसका प्रथम जो लेटर होता है, उसका फर्स्ट लेटर होता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में यानी कि कैपिटल रूप में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तथा जाति का प्रथम अक्षर, यानी कि जो स्पीसीज होता है, जो स्पीसीज वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं इंग्लिश के। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे ये उदाहरण है इसका, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा होता है इंडिका। यहाँ पर देखिए, इसको हमने सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इसे तिरछा लिखा है यानी इटैलिक फॉन्ट में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा यहाँ पर है जीनस, तो ये जो जीनस शब्द है इसका जो पहला लेटर है एम, इसको हमने लिखा है कैपिटल लेटर में, और इंडिका स्पीसीज है आम की, और इसका जो फर्स्ट लेटर है आई, उसे स्मॉल लेटर में लिखा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और अगर हम इसे कॉपी में लिखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन भी इस प्रकार से अंडरलाइन जरूर करेंगे। आगे देखते हैं, कई बार नाम के अंत में, कई बार नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसका उदाहरण, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब यहाँ पर इस शब्द यानी कि लिन का क्या मतलब है? मैंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है, और लिन का मतलब है कैरोलस लीनियस, यानी कि साइंटिफिक नेम के अंत में हम साइंटिस्ट को भी मेंशन करते हैं जिसने उस स्पीसीज को खोजा है या उसका नामकरण किया है। तो इस प्रकार से कई बार हम 3 शब्द भी लिखते हैं। पहला हो जाता है यहाँ पर जीनस, दूसरा हो जाता है स्पीसीज, और तीसरा शब्द यहाँ पर हो जाता है साइंटिस्ट का नाम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और इस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर दर्शाता है कि इस साइंटिस्ट ने इस स्पीसीज को खोजा है या उसका नामकरण किया है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नामकरण के नियम, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है किसी भी जीव का साइंटिफिक नाम रखने के। अगला पॉइंट है हमारे पास त्रिनाम पद्धति यानी कि ट्राइनोमल मेथड। अभी तक हमने द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमल मेथड को पढ़ा, जिसमें हम क्या करते थे, साइंटिफिक नेम में 2 शब्द रखते थे, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज यानी कि वंश और जाति। और अब आते ही त्रिनाम पद्धति, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें साइंटिफिक नेम में 3 शब्द होंगे। अब ये तीसरा शब्द कौन सा होगा? 2 शब्द तो वैसे ही होंगे, पहला वंश दूसरा जाति, और अब एक और शब्द आ जाता है तीसरा। अब वो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द्विनाम पद्धति के प्रचलित होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने वाली एक ही जाति के जीवों में कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। अब इस चीज़ को समझिए, पृथ्वी में जितने भी देश हैं सभी जगह जो मनुष्य पाए जाते हैं वो सभी मनुष्य जाति हैं यानी कि होमो सैपियंस हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ इंडिया में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले और यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले मनुष्य की संरचना में आपको काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्किन का कलर हो, चाहे वो बालों का कलर हो, हाइट हो या अन्य शारीरिक संरचनाएं हो। तो थोड़ा बहुत अंतर मनुष्य होते हुए भी अलग अलग देशों में पाए जाने वाले मनुष्यों में होता है। सब मनुष्य हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनकी संरचना में हमें अंतर देखने को मिलता है। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्नता के आधार पर जाति को उपजाति में विभाजित कर दिया, यानी कि जातियों में भी किस प्रकार से पहचान हो कि कौन सी जाति किस प्रकार की विभिन्नता रखती है, उसके लिए उन्होंने जाति को भी किस में बांट दिया, उपजाति में विभाजित कर दिया, तथा उपजाति के नाम को जाति के नाम के आगे जोड़ दिया। और ऐसी स्थिति में जीव का नाम 3 शब्दों का हो गया। इस कारण इसे त्रिनाम पद्धति यानी ट्राइनोमल मेथड कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हुआ क्या, एक ही प्रकार की जातियों में विभिन्नता पाई जा रही थी क्योंकि वो अलग अलग जगह थी, एक ही जाति में अलग अलग लक्षण पाए जा रहे थे, इसलिए जातियों को उपजाति में विभाजित कर दिया और जो उपजाति शब्द है उसको आगे से जोड़ दिया जाति के। तो अब 3 शब्द आ जाते हैं, पहला हो जाता है वंश, दूसरा जाति, तीसरा उपजाति यानी कि जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। इस प्रकार से अब 3 शब्द हो गए। जैसे यहाँ पर कौवे की बात करते हैं,
जो क्रो होता है उसकी बात करते हैं। एक ही जंतु है, एक ही एनिमल है कौवा। भारत में पाया जाता है, ब्रह्मा में पाया जाता है और लंका में पाया जाता है। और अलग अलग जगह पाए जाने के कारण उसमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसकी संरचना और आकार में। जो भारतीय कौवा है, इसलिए हमने उसे नाम दिया कोवर्स स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कोवर्स स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ब्रह्मी कौवा है, उसको नाम दिया कोवर्स स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। और जो लंकाई कौवा है उसको नाम दिया गया है कोवर्स स्प्लेंडेंस प्रोटेगिलस। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों जो कौवे हैं, तीनों देशों में जो पाए जाने वाले कौवे हैं, उनमें कोवर्स स्प्लेंडेंस यानी कि वंश और जाति ये नाम सेम है। फ़र्क सिर्फ किस में है? उपजाति यानी सब स्पीसीज़ में। भारतीय कौवे की जो सब स्पीसीज़ है वो है स्प्लेंडेंस, बर्मी कौवे की सब स्पीसीज़ है इंसोलेंस, और जो लंकाई यानी श्रीलंकाई कौवा है उसकी जो सब स्पीसीज़ है वो है प्रोटेगेलस। तो इस प्रकार से वंश और जाति समान होते हुए भी उपजाति में विभिन्नता पाई जा सकती है। और इसी कारण से हम त्रिनाम पद्धति को अपनाते हैं कि जब एक ही जाति का जीव अलग अलग जगह पाया जाए और उसमें थोड़ी विभिन्नताएं आ जाएं तो हम एक और चीज़ बना देते हैं उपजाति यानी सब स्पीसीज़, और तब उसे हम त्रिनाम पद्धति से नामकरण करते हैं उसका। अगला पॉइंट है हमारे पास वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। क्या होता है वर्गीकरण? आइए से समझते हैं। जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। जंतु हो या कोई पेड़ पौधा हो, उसमें अगर दो पेड़ हैं और उनमें कोई समानता पाई जाती है तो उनको एक वर्ग में रख देंगे। अगर उनमें असमानता पाई जाती है तो उनको अलग अलग वर्गों में रख देंगे। ठीक इसी प्रकार से समान जंतुओं को समान वर्ग में, असमान जंतुओं को अलग अलग वर्ग में। इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण, यानी कि एक जैसे लिविंग बींग्स को एक साथ रखना। ये काम हम घर पे भी करते हैं। एक प्रकार की बुक्स को हम एक अलमारी में रख लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में सहायता हो, या फिर एक जो रो होती है अलमारी की उसमें हम एक प्रकार के नोट्स या बुक को रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस वाली रो में हमने साइंस की बुक रखी है, उससे ऊपर हमारी जीके की बुक है, तो ताकि हमें ढूंढने में फटाक से आसानी हो। इसीलिए हम क्या करते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग रखना, समानता के आधार पर या फिर विभिन्नता के आधार पर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। अब किताबों का वर्गीकरण तो अलग हम बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं यानी कि सजीवों को लक्षणों के आधार पर अलग करते हैं या फिर एक साथ रखते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? उस शाखा को जिसमें हम ये करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमी हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी में एक जैसे जीवों को या तो एक साथ रखेंगे या फिर अगर उनमें विभिन्नता है तो उन्हें अलग अलग रखेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कैरोलस लिनियस को। उद्देश्य क्या है वर्गीकरण के, क्यों करते हैं, अभी हमने समझ लिया है, थोड़ा और समझते हैं। ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना जिनमें उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। जैसे हमें कोई नया जीव मिला, हमने उसके लक्षणों का अध्ययन किया और उसके लक्षण मिलते हैं स्तनधारी वर्ग से, यानी वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो हमने उसे स्तनधारी वर्ग में रख दिया। जैसे ही हमने उसको स्तनधारी वर्ग में रखा कुछ लक्षणों के आधार पर, तो हमें उसे अध्ययन करने में आसानी होगी। हम समझ जाएंगे कि इसमें शायद अन्य लक्षण भी अन्य स्तनधारियों की तरह ही होंगे। जब एक लक्षण स्तनधारियों की तरह है तो अन्य लक्षण भी इसके लगभग अन्य स्तनधारियों की तरह ही होंगे। तो इससे हमें उसके नामकरण में आसानी होती है। हम उसे वैसा ही नाम देंगे जैसा हमने अन्य स्तनधारियों को नाम दिया है, उसी प्रकार से उसका नामकरण भी कर लेंगे और उसके अध्ययन में भी हमें आसानी हो जाएगी। अगला उद्देश्य है यहाँ पर वर्ग की एक जीव का अध्ययन करके उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि अगर किसी वर्ग के, माना पक्षी वर्ग है जैसे हम एविज क्लास कहते हैं, उसके किसी एक पक्षी का अध्ययन करा तो हम अन्य पक्षी के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें भी दो पंख होंगे, दो पैर होंगे, एक चोंच होगी और वो
उड़ता हुआ आसमान में होगा, यानी कि उसमें उड़ने की क्षमता होगी, थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा उड़ने की क्षमता होगी। तो इससे क्या पता चला, हमने एक जीव का अध्ययन किया किसी क्लास या किसी वर्ग के, और उससे हमें उस क्लास या उस वर्ग के अन्य जीवों का भी एक आइडिया मिल गया। तो वर्गीकरण के उद्देश्य के दो फायदे हैं। एक तो नामकरण करना आसान हो जाता है, जब हम किसी को किसी वर्ग में रख लेते हैं किसी जीव को, और उसका अध्ययन आसान हो जाता है। और दूसरा, उसके लक्षणों का अनुमान भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट है चैप्टर में वर्गक यानी टैक्सॉन जिसे हम कहते हैं। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी भी जीव का नाम लें, चाहे वो मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, कोई भी हो, वो अपने आप में एक टैक्सॉन है, और उस जीव की पूरी जाति भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप इंडिविजुअली एक ह्यूमन बींग्स को, यानी कि एक मनुष्य को भी टैक्सॉन कह सकते हैं, और पूरी मनुष्य जाति को भी आप एक टैक्सॉन कह सकते हैं। जो मनुष्य और अन्य जंतुओं ने मिलकर एक जगत बनाया है, एक किंगडम बनाया है जिसे हम जंतु जगत कहते हैं, उस पूरे जगत को भी हम टैक्सॉन कह सकते हैं। यानी कि एक अकेले जंतु को भी टैक्सॉन कह सकते हैं, और वो जंतु मिलकर जिस समूह का निर्माण करेगा उस पूरे समूह को भी हम एक टैक्सॉन कह सकते हैं। एक स्पीसीज को भी टैक्सॉन कह सकते हैं। वो स्पीसीज मिलकर अगर कोई जीनस बनाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर अगर कोई जीनस बनाती हैं, तो उस जीनस यानी उस वंश को भी हम क्या कह सकते हैं, टैक्सॉन। आई होप आप टैक्सॉन का मतलब समझ चुके होंगे। तो किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी समूह के लिए भी हम टैक्सॉन शब्द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्ग कहते हैं, यानी टैक्सॉन कहते हैं। जैसे कुत्ता अपने आप में टैक्सॉन है, बिल्ली भी, शैवाल, स्तनधारी, चावल, गेहूँ, पौधे यानी पूरे पौधों का समूह भी एक टैक्सॉन है, और जंतु यानी कि सारे जंतुओं का समूह भी एक टैक्सॉन है। तो यानी कुत्ता अपने आप में भी एक टैक्सॉन है, और ये मिलकर अगर जंतु जगत बनाता है तो वो पूरा जंतु जगत भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। इसी प्रकार शैवाल इंडिविजुअली भी टैक्सॉन है, शैवाल की जो स्पीसीज है वो भी टैक्सॉन है। और ये शैवाल किस में आते हैं, पौधे में, यानी कि प्लांट्स में आते हैं। तो प्लांट्स भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। कई छोटे छोटे वर्गक यानी टैक्सॉन मिलकर बड़े वर्गक यानी टैक्सॉन, बड़े टैक्सॉन का निर्माण करते हैं, तथा वो बड़े वर्गक जो बड़े टैक्सॉन होते हैं वो मिलकर और बड़े वर्गक या और बड़े टैक्सॉन का निर्माण करते हैं। यानी कि छोटे टैक्सॉन मिलकर बड़े टैक्सॉन बनाएंगे, और वो बड़े टैक्सॉन मिलकर और बड़े टैक्सॉन बनाएंगे। और अंततः किसका निर्माण होता है, जगत का। जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, जगत यानी किंगडम, और किंगडम भी अपने आप में एक टैक्सॉन है। तो यहाँ पर हम टैक्सॉन शब्द को अच्छे से समझ गए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही चैप्टर में आगे बढ़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें शुभ शिक्षा। थैंक यू।